नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपल आरएलएफ की। ट्रिपल आरएलएफ यानी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की। जानेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके पब्लिकेशंस कौन कौन से हैं जहां से हमारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और इसके एम क्या है। साथ ही इसी वीडियो में हम आईएसबीएन की भी बात करेंगे और आईएसएसएन की भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो हमारा ट्रिपल आरएलएफ है, इसकी फुल फॉर्म है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। अब जो इस वीडियो में टॉपिक पर पहुँचने से पहले अगर हम ये जो नाम है इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें तो हमारे लिए ये जो टॉपिक है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो जो ये राजा राम मोहन रॉय हैं ये ठीक उसी तरह से इम्पॉर्टेंट हैं हमारे भारत में जैसे कि लाइब्रेरी फील्ड में मेलविल डेवी हैं, सीए कटर हैं और एसआर रंगनाथन है। ये हमारे लाइब्रेरी फील्ड में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। मतलब इनके बिना हमारे लाइब्रेरी फील्ड के में बात आगे नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये फाउंडर्स थे। तो ठीक उसी तरह से आधुनिक भारत के जनक कौन थे? वो थे राजा राम मोहन थे। ये आधुनिक भारत के जनक थे, या फिर इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। और इन्हें तो ये भी भारतीय राष्ट्रवाद के जनक की संज्ञा भी दी गई है। अच्छा, ऐसा कहा क्यों गया है? तो इन्हें इसलिए ऐसा कहा गया है, ये इनकी फोटो है राजा राम मोहन रॉय की, ये इनकी फोटो है। ठीक है, तो इन्हें इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा गया या आधुनिक भारत का जनक कहा गया, क्योंकि हमारे समाज में जो उस समय व्याप्त कुरीतियां थी, जैसे कि बहुपत्नी प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा और मूर्ति पूजा और बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी, बहुत सारी बुराइयां थी हमारे समाज में, जिनको मिटाने का, जिनको ख़त्म करने का काम किसने करा था? वो था राजा राम मोहन रॉय ने करा था। अब ये जो कुरीतियां थी, जैसे कि आप अगर मैं कहूँ कि बाल विवाह में क्या होता था कि एक छोटे से बच्चे की शादी बहुत अधेड़ उम्र की या फिर 35-40 उम्र के व्यक्ति से कर दी जाती थी। और वहीं जब अगर कह लो कि बहुपत्नी प्रथा की अगर मैं बात करूं तो इसके तहत क्या होता था कि एक ही व्यक्ति की कई सारी पत्नियां होती थी। और सती प्रथा में तो और भी बेकार था, जिसके तहत अगर इन केस अगर हस्बैंड वाइफ में से हस्बैंड की डेथ हो जाती है किसी कारणवश, तो उसकी वाइफ को भी उस चिता में जला दिया जाता था। ऐसा खतरनाक था उस टाइम पे हमारी सोसाइटी में था। ये सारी प्रथा हुआ करती थी, जिनको ख़त्म करने का काम राजा राम मोहन रॉय ने करा। ये इनका, और इसे ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी पूरा सहयोग करा था राजा राम मोहन रॉय का। इसके अलावा हमारे धर्म में बहुत सारी बुराइयां थी, जैसे कि बहुदेव प्रथा थी, कई सारे देवियों की पूजा करना, मूर्ति पूजा, इन सब का भी इन्होंने विरोध करा। खैर ये सब बातें अलग हैं। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर आ जाते हैं। तो इस तरह से जो हमारे ये जो राजा राम मोहन रॉय हैं ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, और इन्हीं के नाम पर एक फाउंडेशन स्थापित किया लाइब्रेरी में, और उसका नाम है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। अब ये जो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन है ये किस तरह की लाइब्रेरीज के लिए काम करता है? तो लाइब्रेरीज जैसा कि मैंने बताया था 4 तरह की होती हैं: एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी और नेशनल लाइब्रेरी। और बेसिकली तो 2 तरह की होती है, एक एकेडमिक लाइब्रेरी और एक पब्लिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी में क्या होता है कि आप किसी शैक्षणिक संस्था में जाते हैं, वहाँ पर आप कोई फीस जमा करते हैं, वहाँ का जो सिलेबस होता है उसको पढ़ने के लिए आप वहाँ की लाइब्रेरी में जाते हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, अपना एग्ज़ाम देके डिग्री या सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं और उस लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। तो ये लाइब्रेरी होती है एकेडमिक लाइब्रेरी। अब जो पब्लिक लाइब्रेरी है ये लोगों की लाइब्रेरी है, ये जनता की लाइब्रेरी है। ये जो लाइब्रेरी है यहाँ का
जो मेंबर होगा वो या तो एक छोटा बच्चा भी हो सकता है या 60-70 साल का व्यक्ति भी, बूढ़ा व्यक्ति भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो बुक्स हैं, जो सूचना है, वो यहाँ पर सभी के काम की मिल जाएगी, क्योंकि ये पब्लिक लाइब्रेरी है, ये जनता लाइब्रेरी है, इसीलिए इसे जनता की लाइब्रेरी कहा गया है। पब्लिक यानी लोगों की लाइब्रेरी है, इसे लोगों की लाइब्रेरी कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जो RRLF है वो काम किसके लिए करता है, वो पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए काम करता है। ठीक है, अब जान लेते हैं इसके फैक्ट के बारे में कि RRLF की स्थापना कब हुई थी। ये 22 मई 1972 को हुई थी। इस दिन क्यों हुई थी, क्योंकि 22 मई 1772 को हमारे राजा राम मोहन रॉय का बर्थडे था, यानी जन्म दिवस था, और उनकी जन्म दिवस के 200 साल बाद राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना की जाती है 22 मई को 1972 में। यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये हाँ, जैसे कि मैंने बता ही दिया कि ये 200वां बर्थडे था राजा राम मोहन रॉय का। ये जो राजा राम मोहन रॉय फाउंडेशन है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है, और इसे किस सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किया गया, तो वो 1961 यानी वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 के तहत इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं इन्हें आप याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, कोलकाता में। जैसे कि हमारी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ पर है, वो भी कोलकाता में है। उसी तरह से ठीक ये राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो कोलकाता में। हालांकि इसकी सब ब्रांचेस भी और ब्रांचेस भी हैं जो अन्य 4 महानगरों में है, उसकी बात मैं आगे कर दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके एम की बात करते हैं। तो जो इसका एम है, यानी इसका जो उद्देश्य है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का, वो ये है, सबसे पहला काम तो वो ये है कि लाइब्रेरी एक्ट पारित कराना, यानी राज्यों में लाइब्रेरी एक्ट पारित कराना, ताकि वहां पर पब्लिक लाइब्रेरीज को स्थापित किया जा सके, लोग अध्ययन करें, वहां पर जाके पढ़ाई करें, अपने ज्ञान को बढ़ावा दें, और ज्ञान को बढ़ावा देंगे तो लोगों में सूचना का प्रसार होगा, लोग जागरूक होंगे जी। इसलिए लाइब्रेरी एक्ट पारित कराया जाता है राज्यों में। ठीक है, अभी इस लाइब्रेरी एक्ट के तहत क्या है कि अभी तक मैं बता दूं कि यहाँ अभी तक आज 2021 मई 2021 है, तो यहाँ पर अभी तक कितने एक्ट पारित, अभी तक हमारे भारत में कितने राज्यों में एक्ट पारित हो गया, तो वो 19 राज्यों में एक्ट पारित हो चुका है। और जो अगला राज्य है वो मध्य प्रदेश होने वाला है, जब मध्य प्रदेश में लाइब्रेरी एक्ट पारित होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि इसका उद्देश्य क्या है, लाइब्रेरी एक्ट पारित कराना, ताकि जनता से पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए सेस लिया जा सके और लाइब्रेरी स्थापित की जा सके, लाइब्रेरी का संचालन हो सके, लोग वहाँ पर अपना अध्ययन करें, अपने ज्ञान को बढ़ावा दें। ठीक है, दूसरा काम जो है पब्लिक जो RRLF का है वो ये है कि पब्लिक लाइब्रेरीज को सपोर्ट करना और डायरेक्शन देना, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए जो RRLF है वो क्या करेगा, वो यहाँ पब्लिक लाइब्रेरीज को बढ़ावा देने के लिए कॉन्फ्रेंसेस करवाता है, वर्कशॉप कराता है, बुक की जो प्रदर्शनी होती है यानी बुक एग्जीबिशन लगवाता है, यहाँ तक कि इंटर लाइब्रेरी लोन की भी व्यवस्था कराने का भी काम पब्लिक लाइब्रेरी में कौन करता है, तो वो RRLF कराता है। ठीक है, तो इस तरह से सपोर्ट करता है RRLF पब्लिक लाइब्रेरीज को। ठीक है, ये बात हो गई। इसी में अगला पॉइंट हमारा है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज, यानी कि जो पब्लिक लाइब्रेरीज हैं उनको वित्तीय सहायता और टेक्निकल यानी जो तकनीकी सहायता प्रदान करने का काम करता है। अब जो क्या है कि अब पब्लिक लाइब्रेरीज हैं तो इनको पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो RRLF प्रोवाइड कराता है। टेक्निकल असिस्टेंट में आप कह सकते हो कि कंप्यूटर्स प्रोवाइड कराना या आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ना पब्लिक लाइब्रेरीज को। आज की जो टेक्नोलॉजी है उसको हमारे पब्लिक लाइब्रेरीज में लाने के लिए फंड देना,
ये सब काम करने का काम किसका है? तो ये ट्रिपल RLF करता है, ठीक है। और ये पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए करता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये ट्रिपल RLF पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए काम करता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है हमारा, टू मेक नेशनल नेटवर्क बाय कनेक्टिंग पब्लिक लाइब्रेरी, यानी कि जो छोटे लेवल पे अलग अलग, जो ग्राम लेवल पर हो गया या जिला स्तर पर हो गया या फिर राज्य स्तर पर कई सारी पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं, और इन सब लाइब्रेरीज में अलग अलग सूचना होती हैं, अलग अलग बुक्स होती हैं, जिनको हम आसानी से, अगर कोई दूसरे राज्य में है तो वो अगर उसे बुक चाहिए तो वो उसे पर्टिकुलरली वहाँ लाइब्रेरी में जाना होगा और जाके फिर उसे अपनी बुक प्राप्त कर सकेगा। लेकिन अगर ट्रिपल RLF क्या करता है, वो नेशनल लेवल पर इन लाइब्रेरीज को कनेक्ट करता है और कनेक्ट करके एक नेशनल नेटवर्क बनाने की कोशिश करता है, जिससे कि अब आप सूचना प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर नहीं जाना पड़ेगा। आप एक इंटरनेशनल लेवल पर जो इनका नेटवर्क होगा पब्लिक लाइब्रेरीज का, वहाँ से आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर ये सारे काम हो जाते हैं। और भी कई सारे काम हैं लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए कि ये सारे उद्देश्य हैं ट्रिपल RLF के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ से हो सकता है सवाल पूछ लिया जाए। तो जो इसका मेन हेडक्वार्टर है ट्रिपल RLF का वो कोलकाता में है, और जो नॉर्थ जोन में इसका हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो चेन्नई, साउथ जोन में चेन्नई जो है, इसके जो महानगर, ये सिंपल आसानी से याद कर सकते हो, जो 4 महानगर हैं, 4 महानगरों में से 3 महानगरों में इसका हेडक्वार्टर्स हैं या ब्रांचेस हैं, जैसे कि नॉर्थ जोन में दिल्ली में है, साउथ जोन में चेन्नई में, वेस्ट में मुंबई और नॉर्थ ईस्ट में असम में है, ठीक है। यहाँ ये 2 चीज़ें याद रखने की वाली हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके पब्लिकेशंस की बात कर लेते हैं। यहाँ से भी हमारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि ये जो पब्लिकेशंस है, यहाँ से सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडियन लाइब्रेरीज पूछ लेगा कि इंडियन लाइब्रेरीज किसका पब्लिकेशन है, तो हमें बताना होगा कि इंडियन लाइब्रेरीज ट्रिपल RLF का प्रकाशन है। इंडियन लाइब्रेरीज एंड ट्रेंड एंड पर्सपेक्टिव, ये इसका पूरा टाइटल है, ठीक है। अगला आ जाता है डायरेक्टरी ऑफ इंडियन पब्लिक लाइब्रेरीज। ये सवाल अक्सर बहुत एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप याद रख लीजिएगा। और इसे याद रखने का यही तरीका है कि डायरेक्टरी ऑफ इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी, जहाँ नाम में पब्लिक आ गया तो ये जो हो जाएगा ये ट्रिपल RLF का प्रकाशन हो जाएगा। इसे आप याद रख लीजिएगा, डायरेक्टरी ऑफ इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो हमारा है ग्रंथाना। तो ग्रंथाना किसका पब्लिकेशन है? ग्रंथाना है ट्रिपल RLF का। इसे किस नाम से जाना जाता है? इंडियन जर्नल ऑफ लाइब्रेरी स्टडी, इसी तरह से RRLF न्यूज़ लेटर, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसी से रिलेटेड हमारा एक अन्य टॉपिक है जिसका नाम है ISBN और ISSN नंबर। यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस है। इस ISBN का सीधा कनेक्शन जो है वो ट्रिपल RLF से है, और ISSN का जो कनेक्शन है वो है निस्केयर से। वो मैं वीडियो में आगे आपको बता दूंगा। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो ISBN नंबर प्रदान किया जाता है किताबों पर, ISBN नंबर जो प्रदान किया जाता है ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है इंडिया में? ये राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये चीज़ इसके साथ में ही कनेक्ट कर दी है, ये इसी वीडियो में इसे कनेक्ट किया है, ठीक है। अब समझते हैं कि ISBN क्या है। तो ISBN की पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। आपको एग्जाम में पहला और सीधा सवाल यही बनता है कि ISBN किस संस्था द्वारा दिया जाता है या ISBN की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ये तो रही बेसिक चीज़। अब मैं बता दूं कि ISBN क्या है। तो ISBN एक 13 अंकों का यूनिक नंबर है जो किताबों को प्रदान किया जाता है, ठीक है। ये यूनिक नंबर जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर किताब को उसकी पहचान दिलाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपका आधार नंबर जो है वो आपको पहचान दिलाता है। जैसे कि आपका बैंक अकाउंट नंबर आपको एक बैंक में आपकी पहचान दिलाता है कि, या फिर अगर आप बैंक में जाओगे तो आपको आपके अकाउंट नंबर से पहचाना जाएगा, आपके नाम से नहीं पहचाना जाता। आपके फ़ोन नंबर से आपको पहचाना जाएगा, ठीक है।
ये भी आपकी पहचान है, फ़ोन नंबर भी। ठीक उसी तरह से ISBN नंबर जो है वो एक किताब की इंटरनेशनल लेवल पर पहचान है, जो किताब को उसकी पहचान दिलाता है, यूनिक पहचान दिलाता है। मान लीजिए कि आपको कोई बुक है, वो उसका आपको टाइटल नहीं पता, उसका ऑथर आप भूल गए हैं, उसका ईयर भूल जाते हैं। अगर आपको उसका 13 अंकों का यूनिक नंबर अगर आप याद है, तो आप उस किताब को कहीं पर भी सर्च कर सकते हो इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, ये खासियत है ISBN नंबर की। अब ये जो ISBN नंबर है ये किताबों को ही दिया जाता है, और किताबों और ई बुक्स को दिया जाता है, यानी मोनोग्राफ को दिया जाता है। अब मोनोग्राफ क्या है, मैं बता दूं कि मोनोग्राफ वो चीज़ें हैं जो एक बार पब्लिश होती है, बार बार पब्लिश नहीं होती है। ठीक है, तो ये ISBN नंबर ये जो होता है ये एक बारकोड की तरह दिखने वाला नंबर 13 अंकों का डिजिट होता है, जो किताब के बैक कवर में नीचे साइड में होता है। अब बुक क्या कहते हैं, अब बारकोड की तरह दिखने वाला ये नंबर होता है। ठीक है, तो चलिए अब इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो अब इसके फैक्ट को देख लेते हैं कि ISBN की फुल फॉर्म क्या है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ठीक है, ये 13 अंकों का यूनिक नंबर है, 13 अंकों का डिजिट है। ये जो ISBN है बेसिकली अभी तक जो एग्जाम में पूछा गया है कि ये किस संस्था द्वारा दिया जाता है, तो RRLF द्वारा दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर ये अपडेट हो गया है, यहाँ पर हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि ये किस संस्था द्वारा दिया जाता है, तो राजा राम मोहन रॉय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN, इसके द्वारा ये ISBN नंबर दिया जाता है। ठीक है, संस्था वही है लेकिन उसके अंदर ये एजेंसी है जिसके द्वारा ISBN नंबर दिया जाता है। ठीक है, अब ये नंबर कब से दिया जा रहा है इंडिया में, तो 1985 से दिया जा रहा है। और ये कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, तो वो है दिल्ली में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये ISBN नंबर जो है ये किसे दिया जाता है, ये बुक्स को दिया जाता है और ई बुक्स को दिया जाता है। ठीक है, ये ISBN नंबर किसे दिया जाता है, आपको याद रहना चाहिए कि बुक्स और ई बुक्स को दिया जाता है, यानी मोनोग्राफ को दिया जाता है। ऐसी बुक्स को दिया जाता है जो केवल एक बार प्रकाशित होते हैं, ना कि सीरियल्स को दिया जाता है। सीरियल या फिर आप ये कह लो पीरियोडिकल्स होते हैं, उनको नहीं दिया जाता। ये CD DVD को भी नहीं दिया जाता। ये ISBN नंबर जो है वो बुक्स को और ई बुक्स को दिया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड है। यहाँ से भी अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो, UGC नेट की, तो यहाँ से हो सकता है वहाँ पर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो ISBN की शुरुआत कहाँ से हुई है, कब से हुई है। तो ISBN की शुरुआत जो है वो गॉर्डन फॉस्टर ने फर्स्ट टाइम क्रिएट किया था SBN नंबर, यानी स्टैंडर्ड बुक नंबर। गॉर्डन फॉस्टर फर्स्ट टाइम क्रिएटेड SBN नंबर कब किया था, ये 1966 में किया था। ठीक है, लेकिन इसको जो पहचान दिलाई थी वो दिलवाई थी डेविड विंटेकर ने। डेविड विंटेकर ने SBN नंबर को पहचान दिलाई थी 1967 में, UK यानी ब्रिटेन में दिलाई थी। अब क्या है कि देखिए, अब ऐसा होता है कि मान लीजिए एक जन्म देने वाली माँ होती है और एक पालने वाली माँ होती है। एक केस समझ लीजिए कि मान लीजिए कि जन्म देने वाली माँ उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो जाती जितना कि इम्पोर्टेंट होती है बच्चे को पालने वाली माँ। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ गॉर्डन फॉस्टर ने तो SBN नंबर बनाया था, क्रिएट किया था, लेकिन उसको पहचान दिलाया किसने, डेविड विंटेकर ने। ठीक है, डेविड विंटेकर ने पहचान दिलाई UK में 1967 में। अब इस वजह से इन्हें फादर ऑफ ISBN भी कहा जाता है। ठीक है, ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो डेविड विंटेकर ने SBN नंबर को पहचान दिलाई और उसके बाद इसका नाम हो गया ISBN नंबर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो ISBN नंबर जो अभी तक 1 जनवरी 2007 तक जो था, ये नंबर केवल 10 अंकों का नंबर था। लेकिन 1 जनवरी 2007 के बाद से ये जो ISBN नंबर है ये 13 अंकों का हो गया, और 13 अंकों का होने के बाद इसे 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया।
ठीक है, ये 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और ये पांचों पार्ट जो है ये किताब की अलग अलग पहचान को दर्शाते हैं। ठीक है, उसकी चीज वो डिटेल में आपको आगे बता दूंगा। फिलहाल यहाँ देख लीजिए कि इंटरनेशनल लेवल पर जो आईएसबीएन नंबर प्रदान करती है वो कौन सी संस्था है, तो वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, आईएसओ। ये देखिए, ये है आईएसबीएन नंबर। आईएसबीएन ये बारकोड के रूप में ये एक होता है, ये बारकोड के रूप में ये नंबर बारकोड के रूप में किताबों में बैक साइड में आपको देखने को मिल जाएगा, बैक कवर पे। ठीक है, अब ये 13 अंकों का जो ये नंबर है, ये जो 13 अंकों का नंबर है ये 5 पार्ट में डिवाइड है, जहाँ पहले 3 अंक जो होते हैं वो यूरोपियन आर्टिकल नंबर को दर्शा रहे होते हैं। दूसरा जो ग्रुप है, दूसरा जो पार्ट है वो ग्रुप को दर्शाता है कि ये जो नंबर है, ये जो बुक का जो दो नंबर हैं ये ज्योग्राफिकल या कंट्री की पहचान बताते हैं। ये जो ग्रुप है ये कंट्री या ज्योग्राफिकल आइडेंटिफायर बताता है। ठीक है, और इसी तरह से जो अगले चार अंक हैं ये पब्लिशर बताते हैं कि उसका पब्लिशर कौन है। ठीक है, कि बुक का पब्लिशर कौन है, और भी कई सारी जानकारियाँ इससे मिलती है। इसके अलावा टाइटल का पता चलता है अगले पार्ट से, जो 3 अंकों का अगला पार्ट है इससे क्या पता चलेगा, टाइटल पता चलता है कि बुक का टाइटल क्या है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट का जो नंबर है वो 1 अंक का होता है जिसे चेक डिजिट कहते हैं। अब चेक डिजिट में क्या होता है, चेक डिजिट में ये पता चलता है कि किताब किसका स्वरूप क्या है, कि किताब मान लीजिए किताब किस फॉर्मेट में है, क्या वो ई पेपर के रूप में है, क्या वो पेपर बैक है या हार्ड बॉन्डेड है। इस तरह से ये जो आखिरी नंबर है ये चेक डिजिट ये बताता है। ठीक है, चलिए ये चीज़ आप समझ गए होंगे। एक बार फिर बता दूं कि जो ये यूरोपियन आर्टिकल नंबर है ये माफ़ कीजिए, आईएसबीएन नंबर जो है वो 13 अंकों का नंबर है, ये 5 पार्ट में डिवाइड है। पांचों में पहला जो ग्रुप है वो यूरोपियन आर्टिकल नंबर है, दूसरा ग्रुप को दर्शाता है, तीसरा पार्ट जो है वो पब्लिकेशन को दर्शाता है, चौथा पार्ट जो है वो टाइटल को दर्शाता है, और जो 5वां पार्ट है वो क्या दर्शाता है, वो चेक डिजिट को बताता है। ठीक है, अब ये जो आईएसबीएन नंबर है ये यूके में कौन सी एजेंसी प्रदान करती है, यूके यानी ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ मैं, यूनाइटेड किंगडम की। तो वहाँ पे कौन सी एजेंसी है, वो है नेल्सन बुक और सर्विस। ठीक है, इसी तरह से यूएसए में कौन सी एजेंसी आईएसबीएन देती है, तो वो आरआर वोकर देती है, और इंडिया में कौन सी है, वो आरआरएलएफ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है आईएसबीएन नंबर, माफ कीजिए आईएसएसएन नंबर। आईएसएसएन नंबर यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। अब ये जो पहले मैंने आपको बताया कि आईएसबीएन नंबर, जो आईएसबीएन नंबर है ये किताबों को प्रदान किया जाता है, यानी मोनोग्राफ को प्रदान किया जाता है, जबकि आईएसएसएन नंबर जो है ये सीरियल पब्लिकेशंस को प्रोवाइड किया जाता है, या ये कह लो कि ये पीरियोडिकल्स को प्रदान किया जाता है जो समय अंतराल पर बार बार पब्लिश होती हैं। जो जैसे कि कोई जर्नल है वो मंथली आ रहा है, मंथली अगर आएगा तो एक इस महीने आ गया, एक अगले महीने आएगा, उसी नाम से एक और अगले महीने आएगा। हो सकता है कि कोई पीरियोडिकल या जो सीरियल है वो 3 महीने में प्रकाशित होता है, कोई छमाही प्रकाशित होता है, तो कोई अर्धवार्षिक प्रकाशित होता है, कोई वार्षिक प्रकाशित होता है। इसी तरह से कई फॉर्मेट होते हैं ये जो सीरियल पब्लिक होने के। ठीक है, तो इन सीरियल्स को नंबर जो दिया जाता है उसे कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको बताई है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर ये किसे दिया जाता है, ये पीरियोडिकल्स को दिया जाता है या सीरियल पब्लिकेशंस को दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप कह लो ईयर बुक हो गया। ईयर बुक क्या है, ये एनुअल्स होता है। एनुअल मतलब कि ये साल में एक बार ही प्रकाशित होता है। उसी तरह से एनुअल रिपोर्ट, ये भी एनुअल है तो साल में एक बार आती है।
न्यूज़पेपर ये डेली आते हैं, ये न्यूज़पेपर पे भी ISSN नंबर होता है। जर्नल्स जो आते हैं हमारी लाइब्रेरीज में, आपको अगर मैं अपनी लाइब्रेरी में जाऊंगा तो वहाँ से आपको दिखाऊंगा कि ये जर्नल्स क्या है, पीरियोडिकल्स क्या है, ईयर बुक क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो जर्नल्स है इनको भी ISSN नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं। ISO ड्राफ्टेड ISSN नंबर इन 1971 एंड पब्लिश्ड इन 1975 ISO 3297। यहाँ ये चीज़ याद रख लीजिए कि ISSN नंबर जो है इसको ड्राफ्ट कब किया गया था, 1971 में, और पब्लिश किया गया 1975 में। और इसका जो यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है कि ISSN का कोड क्या है, तो ISSN का जो कोड है ISO 3297 है। ठीक है, अब जो ISSN नंबर है ये अब जो सीरियल्स हैं, मान लीजिए कि सीरियल्स जो है, अब क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है, कोरोना टाइम हो गया या फिर डिजिटल, आज का जो समय है वो डिजिटल टाइम है, यानी अब चीज़ें ज़्यादातर डिजिटल ही प्रदान की जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, जो पब्लिशर्स हैं वो किताबें कम पब्लिश करते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ज़्यादा ही पब्लिश कर दिया जाता है। कई लाइब्रेरीज में तो केवल अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही ये जर्नल और पीरियोडिकल्स आते हैं। वहाँ पर जो पेपर फॉर्मेट था या बुक फॉर्मेट था उनका, वो चीज़ तो कई लाइब्रेरीज में बंद ही हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ISSN नंबर है ये जो है ये पेपर्स के लिए और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के लिए अलग अलग होता है, और इनकी अलग पहचान के लिए इनको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे PISSN है वो प्रिंटेड मीडिया के लिए दिया जाता है, जैसे कि आपको किताब के रूप में अगर जर्नल पब्लिश हो रहा है तो उसे PISSN नंबर दिया जाता है। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यानी डिजिटल फॉर्म में PDF फॉर्मेट में अगर वो पब्लिश हो रहा है तो उसे EISSN नंबर दिया जाता है। ठीक है, अगर उसका लिंक के थ्रू पब्लिश किया जा रहा है तो वो LISSN नंबर होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट है, हो सकता है कि यहाँ से एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। मैं काफ़ी डिटेल में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में कहीं से सवाल नहीं पूछा जाने वाला। ठीक है, अब आगे देख लीजिए कि ये जो ISSN नंबर है ये 8 अंकों का यूनिक नंबर होता है जो जर्नल्स को या सीरियल्स को प्रदान किया जाता है, और ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, यानी चार के 2 पार्ट में ये डिवाइड होता है। ठीक है, और ये हमारे भारत में जो ये ISSN नंबर देती है वो कौन सी संस्था देती है, वो निस्केयर देती है, और ये कहाँ पर है, ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही। तो मैंने यहाँ पर क्या क्या बताया आपको, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के बारे में बताया है, और इसकी स्थापना कब हुई, इसकी एम क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ है, पब्लिकेशन कौन कौन से हैं, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ISBN नंबर और ISSN की डिटेल में चर्चा करी है। अब आपको ये वीडियो 1 से 2 बार आप देख लोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। चलिए ठीक है।